सबसे पहले बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आज हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। हिंसा के खिलाफ हिंदू एकजुट हो गए और उन्होंने कट्टरपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हिंदू एकजुट होकर ढाका की सड़कों पर जमा नजर आए। इसके बाद हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए बीच सड़क पर ही भजन गाना शुरू कर दिया। कट्टरपंथियों से सताए हिंदुओं ने ढाका की सड़कों पर खुलेआम हरे रामा हरे कृष्णा भजन को गाया। वहां हिंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कट्टरपंथी उन पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका और भजन से वहां का पूरा इलाका गूंज उठा। जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बाद हिंदुओं के इस कदम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुओं ने भी मन बना लिया है कि वो कट्टरपंथियों के जुल्मों को और नहीं सहेंगे। और इसीलिए हिंदुओं ने आज बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। बांग्लादेश का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हिंदू सड़क पर न उतरे हों। जिसकी एक तस्वीर बांग्लादेश के नीलफामरी जिले से सामने आई। जो हिंदू पिछले कुछ दिनों से डर के मारे छिप गए थे, वो आज जब सड़कों पर उतरे तो कट्टरपंथियों की सांसें अटक गईं। ढाका का शाहबाग चौराहा भी हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ हिंदुओं ने मंदिरों को तोड़े जाने का विरोध जताया और भगवान की प्रार्थना भी की। इसी तरह तंगेल जिले में भी हिंदुओं ने इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन किया और जय श्री राम का जयकारा लगाकर कट्टरपंथियों को चुनौती दी। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की कुरीग्राम और बरिशाल जिले में भी देखने को मिले। हिंदुओं ने आज वो कर दिखाया जिसकी कट्टरपंथियों को उम्मीद तक नहीं थी। और बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चटगांव में हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी है। हजारों की भीड़ ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ढाका समेत कई और शहरों में भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो बांग्लादेश से ये बहुत बड़ी खबर। तो हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एकजुट हो गए हैं और एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप ये नज़ारा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर जो हिंदू आवाम है वो एकजुट होकर नजर आ रही है और उन पर हो रहे अत्याचारों और जुल्मों का इस तरह से जवाब देते हुए नजर आ रही है। तो हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई है और कट्टरपंथी जो लगातार तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे थे, उन्हें एक बड़ा जवाब मिला है और कट्टरपंथी अब डर गए हैं हिंदुओं की ताकत देख। बांग्लादेशी हिंदू कट्टरपंथियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले की इंतहा हो गई और सबसे ज्यादा हमले तो हिंदू महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कट्टरपंथी सोच रखने वाली कुछ महिलाएं एक हिंदू लड़की को घेरकर उसे टॉर्चर करती दिखी। दूसरे धर्म की कुछ लड़कियों और महिलाओं ने हिंदू लड़की को घेर कर पहले उसके साथ हाथापाई की और फिर उससे सरेआम बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई। इतने से भी जब इन महिलाओं का मन नहीं भरा तो उन्होंने हिंदू लड़की के चेहरे पर पीले रंग का कुछ पोत दिया। लड़की रहम की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। हद तो तब हो गई जब ये महिलाएं हिंदू लड़की को एक तालाब के पास ले गईं और तालाब के पानी में डुबोकर हिंदू लड़की को जान से मारने की कोशिश की। और हिंदू लड़की के साथ ये हिंसा घंटों तक नॉन स्टॉप चलती रही, लेकिन हिंदू लड़की को बचाने ना तो पुलिस आई और ना ही वहां के किसी स्थानीय नागरिक ने भाईचारे की मिसाल पेश की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग हिंदू लड़की से मारपीट करते दिखे और यहाँ भी मारपीट करने वालों में कट्टरपंथी सोच रखने वाली महिलाएं ही थीं।
जो वीडियो सामने आया उसमें एक हिंदू लड़की बीच सड़क पर उठक बैठक लगाती नजर आई और बुर्का पहने हुए कुछ महिलाएं इसका वीडियो बनाती रही। इस दौरान एक महिला अपने साथ छड़ी लेकर आई और छड़ी से हिंदू लड़की को मारने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये हिंदू लड़की बांग्लादेश में एक एनजीओ चलाती है और इस लड़की ने हिंदू फंड से मुसलमानों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किए और महिलाओं की मदद की। लेकिन जब इस लड़की को उसकी सेवा का ये इनाम मिला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और लड़की कट्टरपंथियों के आगे हार गई। बांग्लादेशी हिंदू पूरी दुनिया की तरफ इन दिनों मदद की उम्मीद से देख रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू चाहते हैं कि जैसे गाजा के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया ने आवाज उठाई, वैसे ही उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया ने बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर आंखें मूंद ली हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की दुहाई देने वाले यूरोपीय देशों को भी हिंदुओं पर हो रहा जुल्म नजर नहीं आ रहा। हालांकि अब इस जुल्म के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए एक मार्च निकाला गया। इस मार्च में अमेरिका में रहने वाले हिंदू शामिल हुए और उन्होंने नारे लगाते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शनकारी मार्च निकालकर मांग करते रहे कि हिंदुओं पर अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। बांग्लादेशी हिंदुओं को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है। चूंकि भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 100 करोड़ है, इसलिए बांग्लादेश में सताए हिंदू भारत के हिंदुओं की तरफ मदद की उम्मीद से देख रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहां के हजारों हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंच गए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल दिए जाए, उन्हें भारत में शरण दी जाए और भारत सरकार एक हिंदू बाहुल्य देश होने के नाते उनकी मदद करे और उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करे। यही मांग करते हुए आज हजारों की संख्या में बांग्लादेश से आए हिंदू पानी पर घंटों खड़े होकर बॉर्डर खोलने की मांग करते रहे, लेकिन बीएसएफ ने किसी भी बांग्लादेशी को बॉर्डर पार करने नहीं दिया, जिससे वहां तनाव जैसे हालात भी दिखे और बांग्लादेश से भाग कर आए हजारों लोग हंगामा करते नजर आए। बांग्लादेश में रहने वाले हजारों हिंदू इस समय भारत की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन भारत इन हालात में वहां रहने वाले हिंदुओं का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि शरणार्थियों की संख्या हजारों में है और हजारों लोगों को शरण देना आसान नहीं है। क्योंकि अगर सरकार शरण भी देना चाहे तो भी सरकार इन हजारों लोगों को कहां बसाएगी। वहीं ऐसे शरण दी गई तो शरणार्थी संकट बढ़ जाएगा। चूंकि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 35 लाख है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों की शरण देना और उनके लिए रोजगार और भोजन की व्यवस्था करना आसान नहीं है। इसलिए सरकार ने अभी बॉर्डर बंद रखने का ही फैसला लिया है। चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो या असम बॉर्डर, हर जगह बीएसएफ का कड़ा पहरा है। अभी भारत सरकार ने ये इजाजत नहीं दिया है कि आप बॉर्डर में किसी को लीजिए। राज्य सरकारें यही चिंता जता रही हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को शरण नहीं दी जा सकती, क्योंकि शरण देने से व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और इसीलिए भारत सरकार अब बीच का रास्ता निकाल रही है। सरकार बांग्लादेश में 2 दिन पहले बनी नई सरकार के संपर्क में है। भारत सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि हिंदुओं को वहां सुरक्षा मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस को बधाई देते समय ही कह दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और इसी एजेंडे के तहत भारत सरकार आगे बढ़ रही है। आज जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते। समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से काम करते हुए बांग्लादेश में ही उनको सिक्योरिटी देने का काम करें। चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है, बांग्लादेश से बढ़ रहे पलायन की वजह से बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी जमीन और खेत पर ये लोग कब्जा ना कर लें। इधर आएगा भारत का नुकसान होगा, फिर हमारा भी नुकसान होगा। खाना पीने कौन देगा उसको। बीएसएफ शरण मांग रहे हिंदुओं से अपील कर रही है कि वो बांग्लादेश लौट जाएं, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश लौटने को तैयार नहीं है।
हालांकि नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में हालत सुधर रही है। नई सरकार ने भरोसा दिया है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद होगा और इसीलिए भारत सरकार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। क्योंकि अगर भारत का केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश ही चाहे तो बांग्लादेश खाने पीने और पहनने ओढ़ने को मोहताज हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश में चावल, खेती का सामान, सीमेंट, चमड़ा और कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। और जब से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, तब से भारत की तरफ से बांग्लादेश भेजा गया करीब 700 करोड़ रुपए की कीमत का सामान बॉर्डर पर अटका है और इसका असर ये पड़ा है कि बांग्लादेश में खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। हिंसा भड़कने की वजह से लोगों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वजह से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें 2 गुनी तक पहुंच गई हैं। और इसीलिए बांग्लादेश इस हालत में नहीं है कि वो भारत को नाराज कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया। वायनाड में भूस्खलन की वजह से हुई भीषण तबाही में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसका जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे और वायनाड के पुंचीरीमट्टम, मुंडकई और चूरलमाला के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद नुकसान का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री ने बचाव कर्मियों और वहां के अधिकारियों से भी बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी ने पैदल ही पत्थरों और मलबे से भरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन में विस्थापित हुए कई लोग मौजूद थे। यहाँ प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग भावुक हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उनके सर पर अपना हाथ रखकर उनका हौसला भी बढ़ाया। एक तरफ पीएम मोदी ने जहां वायनाड का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया, वहीं कांग्रेस ने उनके इस दौरे पर तंज कसा। अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं, मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है। वायनाड में 30 जुलाई को भूस्खलन के बाद अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया काफी जोश में दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया अपने परिवार और पार्टी के नेताओं के साथ राजधानी के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान काफी देर तक सिसोदिया मंदिर में बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया। बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हनुमान दर्शन करने पहुंचे थे और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि हनुमान दर्शन करके वो मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, यहाँ से अब वो निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा राजघाट यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचेंगे। मंदिर से बाहर आते ही सिसोदिया ने दावा कर दिया कि बजरंगबली के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही हम सबके बीच होंगे। बजरंगबली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और बजरंगबली जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंगबली जी की बहुत कृपा है। हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। और राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद मनीष सिसोदिया पार्टी के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। जहां पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के स्वागत में झूमते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई, लेकिन संविधान की बदौलत वो आज जनता के बीच हैं। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। असली साथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। वहीं बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर चुटकी ली। जेल उससे तो बाहर आ गए हैं, पर यहाँ भी उनको 2 दिन हफ्ते में थाने में हाजिरी लगानी है। पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया है और कहीं वो आ जा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक जेल है। मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर आने पर भले ही सियासत गर्मा गई हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी जोश में हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी भरा एक खत लिखा, जिसमें नितिन गडकरी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया
और कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वहां पहले से जारी कई प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने ये चिट्ठी तब लिखी जब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान हिंसा और काम रोकने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद गडकरी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखकर पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने से NHAI के अधिकारी और ठेकेदारों को काफी परेशानी हो रही है। पंजाब में पहले ही 103 किलोमीटर लंबी सड़क और 3,263 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए और अगर ऐसे ही चलता रहा तो NHAI की 288 करोड़ की जो 8 परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने पंजाब के PWD मंत्री के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि बैठक के बाद भी वहां हालात नहीं सुधरे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आरोपों पर पंजाब सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह ने गडकरी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी के लीडरों ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। इन्होंने हमारे लीडरों को जेलों में बंद कर रखा है, हमारे फंड बंद कर रखे हैं रूरल डेवलपमेंट के। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक दलों के बीच कई सीटों को लेकर दावेदारी तेज हो गई, जिनमें एक सीट प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी है। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। जहां कांग्रेस ने इसे नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट बताया, वहीं खबर है कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन में जुट गई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव मुकुंद तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार फूलपुर से उपचुनाव में उतरेगा। फूलपुर तो पंडित नेहरू जी की सीट है, यह कांग्रेस की सीट रही है, तो हमारा मानना है कि फूलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में कहीं न कहीं वो मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसका फायदा भी दोनों पार्टियों को हुआ था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने का दावा किया तो समाजवादी पार्टी भी इस सीट को लेकर मंथन में जुट गई। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों के खिलाफ जिस तरह एक्शन लिया जा रहा है, उससे अपराधियों में खौफ का माहौल है और इसकी बानगी यूपी के हरदोई में देखने को मिली, जहां पुलिस की सख्ती की वजह से 71 हिस्ट्री शीटर थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष के सामने अपराध न करने की शपथ ली। ये पूरा मामला अतरौली थाने का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें थाने में 71 लोग हाथों में तख्तियां लेकर खड़े दिखाई दिए। ये सभी लोग कोई फरियादी या आम नागरिक नहीं, बल्कि हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले केस दर्ज हैं। अतरौली थाना प्रभारी ने इन सभी हिस्ट्री शीटर को थाने बुलाया तो सभी हिस्ट्री शीटर हाथों में तख्ती लेकर पहुंचे और अपराध न करने की शपथ ली। चकारी कर रहे हो? देख लेना। नहीं बाबूजी, कभी देख लेना। हाँ चलो। थाना अतरौली क्षेत्र के 71 हिस्ट्री शीटरों को थाने पर बुलाया गया एवं प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए हिदायत दी गई एवं प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख में थाने पर हाजिर लगाने को निर्देशित किया गया। थाने पहुंचे इन अपराधियों ने पुलिस को भरोसा दिया कि वो कोई अपराध नहीं करेंगे और अपराध होने की जानकारी मिलने पर सबसे पहले पुलिस को सूचना देंगे, जिसके बाद पुलिस ने भी सभी हिस्ट्री शीटर को भरोसा दिलाया कि अगर उनकी गतिविधियों में सुधार हुआ तो उनकी हिस्ट्री शीट बंद कर निगरानी कराना बंद कर दिया जाएगा। कोलकाता के एक अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर से हैवानियत के बाद हत्या से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई। लेडी डॉक्टर की हत्या की वारदात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई, जहां नाइट ड्यूटी कर रही एक लेडी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। मृतक लेडी डॉक्टर के शरीर के कई हिस्सों में आंख, मुंह, गर्दन और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले हैं। लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। वहीं मृतक लेडी डॉक्टर के परिजनों ने सरकार और पुलिस से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमको बस जस्टिस चाहिए, पूरा देश कोई भी करे, हमको मेरा लड़की के लिए लड़ रहा है, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं लड़ने का, यही यार क्या बोल। लेडी डॉक्टर की हत्या की जांच के लिए SIT बनाई गई है। पुलिस ने रेप और हत्या का केस दर्ज कर संजय रॉय नाम के एक युवक को गिरफ्तार भी किया है और मृतक लेडी डॉक्टर के परिजनों को पारदर्शिता से जांच का भरोसा दिया है। We are following a very transparent process of investigation. If there is any demand from the family that they want the investigation to be carried out by some other agency, from our side there is absolutely no problem. सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर की हत्या का आरोपी वारदात की रात 2 से 3 बजे के बीच अस्पताल की CCTV में तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में घूमता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल में अलग अलग समय पर मरीजों को भर्ती करवाने आता था।
वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने पूरे मामले पर ममता सरकार पर हमला बोला, तो वहीं मृतक लेडी डॉक्टर ने साथी डॉक्टर भी आक्रोश में दिखाई दिए। लेडी डॉक्टर की हत्या के विरोध में मेडिकल छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सभी गुनहगारों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया और गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की। मेडिकल छात्रों ने इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। वहीं पूरे मामले पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस वारदात पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल आज सरकारी आतंक का खौफनाक प्रदेश बन गया। ये चिंताजनक है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, वहां महिला सुरक्षित नहीं है। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉक्टर की हत्या गुरुवार सुबह 3 बजे के बाद हुई। जिस वक्त लेडी डॉक्टर की हत्या हुई उस वक्त वो गहरी नींद में थी और नींद में ही लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। सोते वक्त लेडी डॉक्टर ने लाल कंबल ओढ़ा था, लेकिन जब शव बरामद हुआ तो वो लाल कंबल गायब था। बताया जा रहा है कि मृतक लेडी डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर्स ने खाना खाया और ओलंपिक मैच देखा था। पुलिस को जहां से लेडी डॉक्टर का शव मिला वहीं से ईयरफोन का टुकड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस आरोपी संजय रॉय को पकड़ा है वो नशे में था और लिफ्ट के बाहर सीसीटीवी कैमरे में आरोपी संजय रॉय घूमता हुआ दिखाई दिया था। आरोपी संजय ने पुलिस पूछताछ के दौरान लेडी डॉक्टर की हत्या की बात कबूल कर ली है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। बेखौफ साइबर अपराधी आजकल नेताओं और मंत्रियों को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां साइबर ठगों ने बुलंदशहर सदर से बीजेपी विधायक को अपना शिकार बनाया और विधायक प्रदीप चौधरी से 2.5 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए। प्रदीप चौधरी के मुताबिक 5 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में कई जानकारियां ली। इसके बाद उनके खाते से बिना ओटीपी आए 3 बार में करीब 2,65,000 रुपए किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने तुरंत बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही विधायक प्रदीप चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट की टीम को जांच में लगा दिया गया। दिल्ली के दरियागंज से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। फरार होने के दौरान रिजवान आईएसआईएस भारत में फिर खड़ा करने का प्रयास कर रहा था। साथ ही देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए रिजवान ने जाकिर नगर में यमुना किनारे आईईडी की टेस्टिंग भी की थी। साथ ही युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके लिए उसने सोशल मीडिया पर कुछ ऐप का भी सहारा लिया था, जिससे वो जिहाद के नाम पर दिल्ली एनसीआर के युवाओं को भड़काकर आईएसआईएस में भर्ती कर रहा था। जो जानकारी मिली है कि 2021 और 22 के दौरान रिजवान ऐसे ही इलाकों में आकर के और आईडी टेस्ट किया करता था। रिजवान महज 23 साल की उम्र में आईएसआईएस से जुड़ा। 2018 में स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा था और मुख्य धारा में फिर से जुड़ने का मौका भी दिया, लेकिन बाहर आने के बाद फिर आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा और आईएसआईएस हैंडलर अबू हुजैफा के संपर्क में आया। अबू हुजैफा को 2019 में अमेरिका ने मार गिराया। उसके बाद रिजवान पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस हैंडलर फरहत उल्ला गोरी के लगातार संपर्क में रहा, लेकिन कई दिनों से फरार चल रहे रिजवान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल दरियागंज से गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चला रहे हैं। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। कठुआ में सुरक्षा बलों को 4 आतंकियों की तलाश है और इन 4 खूंखार आतंकियों की तलाश के लिए कठुआ पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। पुलिस के जारी किए स्केच में 4 आतंकी सिर में टोपी लगाए हुए दिख रहे हैं और 4 आतंकियों की दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। कठुआ पुलिस के मुताबिक इन 4 आतंकियों को आखिरी बार मल्हार, बानी और सियोझार के ढोक इलाके में देखा गया था। कठुआ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इन आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने हर आतंकी की जानकारी देने पर 5-5 लाख के इनाम का भी ऐलान किया है।
स्थानीय लोगों से मदद की अपील के साथ साथ सुरक्षा बलों ने इन चारों आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है और जहां इन आतंकियों को आखिरी बार देखा गया था उस इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकियों ने मंगलवार को भद्रवाह के चतरगल्ला में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की थी और बुधवार को गंडोह इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे जवानों पर हमला किया था, जिसमें सुरक्षा बलों के 7 जवान घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश के सागर में एक निजी स्कूल में सूबे का सबसे बड़ा गैर कानूनी मदरसा चल रहा था। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब राज्य बाल कल्याण आयोग की टीम के साथ सागर जिले के स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने स्कूल में छापा मारा। जहां छापे के दौरान स्कूल के साथ मदरसा और इबादत खाना भी मिला। स्कूल के छात्रावास में इबादत खाना है और वहां पर मस्जिद भी है। बच्चों की यूनिफॉर्म भी स्कूल जैसी नहीं थी, उसमें भी बदलाव देखा गया। मदरसा भी चलता है, जबकि अनुमति उनको सिर्फ 8वीं तक स्कूल चलाने की है, लेकिन बच्चे 9वीं 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा जो उनके छात्रावास है उसमें इबादत खाना है, स्कूल है और इबादत खाना है। दरअसल 3 साल पहले महाराष्ट्र की एक मुस्लिम संस्था ने मौलाना आजाद मिडिल स्कूल खोलने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार से विधिवत मान्यता ली, लेकिन ये मान्यता सिर्फ स्कूल की थी, जबकि यहाँ पर न सिर्फ आवासीय विद्यालय चल रहा था बल्कि 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों की भी पढ़ाई होती थी। बताया गया कि स्कूल के पास 22 एकड़ जमीन है, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने इबादत खाना बनाया और एक मस्जिद भी बनवा दी। इतना ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 300 से ज्यादा है और आयोग ने जो दस्तावेज खंगाले उसके मुताबिक महज 20 से 25% बच्चे ही सागर जिले के मिले, जबकि 75% बच्चे दूसरे जिले से हैं या फिर दूसरे राज्यों से संबंधित हैं। जिसके बाद आयोग ने मदरसे से मिले दस्तावेज जब्त कर लिए। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग भी जाँच में जुट गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में लोगों से बातचीत के दौरान ननकीराम काफी गुस्से में नजर आए और इलाके के कलेक्टर के खिलाफ कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। यहाँ तक कि ननकीराम ने वहाँ मौजूद लोगों के सामने ही कलेक्टर को जूता मारने की बात तक कह डाली। ऑफिस में आऊंगा नहीं और आ जाए ना, अगर जूता नहीं मारूंगा उसको आ जाए, मना करने। दावा किया गया कि ये वीडियो 8 अगस्त का है। बताया गया कि प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान ननकीराम कंवर भी मौके पर पहुंच गए और यहां अधिकारियों की कार्रवाई को देखते हुए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में कलेक्टर के खिलाफ अपशब्द कह दिया। हालांकि ननकीराम कंवर की धमकी का असर अधिकारियों पर नहीं हुआ और उन्होंने कार्रवाई करते हुए 5 एकड़ जमीन को मुक्त करवा लिया। दिल्ली एनसीआर के नशेबाजों के लिए हाई राइज सोसाइटियां सुरक्षित ठिकाना बनती जा रही हैं। नोएडा में एक बार फिर हाई प्रोफाइल शराब पार्टी का मामला सामने आया है, जहां कई नामी कॉलेज के छात्र नशे की हालत में पकड़े गए। ये शराब पार्टी नोएडा के सेक्टर 94 में हाई राइज सुपरनोवा बिल्डिंग में चल रही थी, जहां 34वें फ्लोर पर एक फ्लैट में कई नामी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं धड़ल्ले से शराब पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान किसी ने शराब के नशे में शराब की बोतल नीचे फेंक दी थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डिंग के एक फ्लैट की तलाशी की। पुलिस ने जब एक फ्लैट का दरवाजा खुलवाया तो वहां छात्र छात्राएं नशे में धुत मिले। अचानक से 34वें फ्लोर से बोतल गिरती है, उसके बाद से हंगामा हो जाता है और उस फ्लैट के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, कह सकते हैं सैकड़ों की तादाद में उसमें मेल और फीमेल वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी में सिर्फ युवा बच्चे शामिल थे, जिसमें सिंगल एंट्री के लिए 500 रुपए और कपल एंट्री के लिए 800 रुपए तय किए गए थे और शराब पार्टी में एंट्री व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए मिलती थी। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि शराब के नशे में धुत युवक युवतियों ने उनके साथ बदसलूकी की। हम मिलके बच्चों को रोक रहे थे, हमको बच्चों ने गालियां तक दी हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स रुके थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नोएडा की सेक्टर 126 थाना पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी विधायक के बेटे ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अपना काफिला लेकर महाकाल लोक में घुस गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। विधायक के बेटे के काफिले को आगे बढ़ता देख वहां हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी तुरंत वहां पर पहुंचे और विधायक के बेटे को जमकर लताड़ा। इस घटना के बाद वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का पारा चढ़ गया। उन्होंने न सिर्फ गाड़ी के ड्राइवर को बुरी तरह फटकार लगाई, बल्कि तुरंत गाड़ियों को वहां से निकालने को कहा। इसके बाद डीएम और एसपी ने काफिले की गाड़ियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। पुलिस ने विधायक के बेटे के काफिले में शामिल 4 गाड़ियों को जब्त कर लिया। दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी।
वो तेज़ गति से जा रही थी, उनको आगे जाकर के रोका गया और फिर उनको जब्त करके थाने में भिजवाया गया है। दरअसल शुक्रवार को नागपंचमी के मौके पर महाकाल मंदिर में काफी भीड़ जुटती है, जिसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहते हैं। उत्तराखंड पुलिस कावड़ मेले के दौरान उत्पात मचाने वाले कावड़ियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है और इसके लिए कावड़ यात्रा में उत्पात मचाने वाले कावड़ियों की पहचान का काम शुरू हो चुका है। कावड़ यात्रा के दौरान ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसमें मामूली विवाद के बाद हुड़दंगियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान कावड़िए कई जगहों पर ई रिक्शा को तोड़ते दिखाई दिए थे। तो कहीं हुड़दंगी ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए ट्रक चालक को बुरी तरह पीटते नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने कावड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। कावड़ के दौरान उत्तराखंड में उत्पात मचाने वाले कावड़ियों जिन्होंने उत्तराखंड में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तराखंड पुलिस ने कावड़ यात्रा के दौरान उत्पात मचाने वालों के वीडियो के जरिए हुड़दंगियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस आरोपियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। कावड़ यात्रा के दौरान हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और इस नुकसान की हुड़दंगियों से भरपाई करवाई जाएगी। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान अब तक हुड़दंगियों पर कुल 12 केस दर्ज हुए हैं और उत्पात मचाने वाले 9 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने 184 2 पहिया वाहन और 4 कार को भी सीज किया है। हुड़दंग मचाने वाले कावड़ियों का पता लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रही है और साथ ही जो मामले पहले से दर्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जहाँ ये घटनाएं घटित हुई है, जिनकी कंप्लेंट हुई लोगों की या जो हम विजुअल में देख रहे हैं, तो उसके अनुसार से उस चीज़ को हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। लखनऊ देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां एंटी थेफ्ट LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इन लाइटों को चुराना चोरों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एंटी थेफ्ट LED स्ट्रीट लाइटों को जैसी ही चोरी करने की कोशिश होगी तो चोर आसानी से पकड़े जाएंगे। राजधानी लखनऊ में 10,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिन पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले फेज में शहर में 5,000 लाइटें लगाई जा रही हैं। इन एंटी थेफ्ट LED स्ट्रीट लाइटों का टेंडर भी पास हो गया है। इन एंटी थेफ्ट LED स्ट्रीट लाइटों को चुराना चोरों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चोर जैसे ही इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तभी तेज सायरन बजेगा और पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर देगा। जो लाइटें आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, अब ये लाइट्स बदल जाएंगी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नई लाइट्स यहाँ पर लगाई जाएंगी। जैसे ही इन लाइट्स को कोई चुराने का प्रयास करेगा, एक तेज अलार्म बजेगा, जिसके बाद वो चोर जो हैं पकड़े जाएंगे। इससे पहले लखनऊ में 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। बीते 4 सालों में इनमें से 5,000 से ज्यादा लाइटें चोरी हो चुकी हैं। वृंदावन कॉलोनी में ही 1 साल पहले 900 लाइटें चोरी हो गई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने लाइटों की चोरी पर लगाम लगाने के लिए एंटी थेफ्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 15 फीट के अजगर ने एक बंदर को निगल लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंची टीम ने अजगर को पकड़ा। बंदर को निगलने के बाद अजगर का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर के पेट में रस्सी बांधी और उसे बोरे में भर लिया। गाड़ी से अजगर को दूर ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। इसके अलावा नागपंचमी के मौके पर सपेरों द्वारा पकड़े गए कई जहरीले सांपों का भी रेस्क्यू किया गया और उन्हें जंगल में छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां की फिजा बदल गई है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा का आयोजन हुआ और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़े पैमाने पर लोग राष्ट्रभक्ति का जज्बा लेकर सड़क पर निकले। स्थानीय लोगों, सरकारी अधिकारियों और कई संगठनों ने उत्साह और उमंग से भागकर हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस जश्न की खास बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के स्थानीय नेताओं ने भी इसकी तारीफ की और तिरंगा की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पुलवामा में आयोजित इस यात्रा में लोगों ने न सिर्फ उत्साह से इसमें हिस्सा लिया, बल्कि अपने घरों पर भी तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा जो कैंपेन है, इस बार इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें हमने तिरंगा यात्रा की, उसके साथ साथ जो तिरंगा ट्रिब्यूट है हमारे वीर शहीद और फ्रीडम फाइटर्स, हम इनको जो ट्रिब्यूट देना था। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम की वतन वापसी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर टीम का जबरदस्त स्वागत हुआ। टीम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर फैंस भी पहुंचे थे। वहीं ढोल बजाकर विजेता टीम का इस्तकबाल किया।
इस दौरान भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट के लॉन्च से बाहर निकलने के बाद भांगड़े की थाप पर डांस भी किया। टीम के कप्तान और सरपंच साहब के नाम से मशहूर हो चुके कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस दौरान पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी मीडिया को दिखाया। इसके बाद पूरी टीम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची और हॉकी के जादूगर को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अनंतनाग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं और इलाके में अब भी फायरिंग जारी है। कई आतंकियों के घिरे होने की खबर वहां से आ रही है और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके का घेराव कर रखा है। तो वहां पर जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो ये कि आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए हैं। तो अनंतनाग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। कई आतंकियों के अभी भी वहां पर घिरे होने की खबर मिल रही है। दरअसल यहां पर कई दिनों से सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे हैं और चुन चुनकर यहां पर आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। अनंतनाग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं और आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल अगर सुरक्षा के लिहाज से वहां पर बात की जाए तो पूरा घेराव वहां पर किया जा चुका है सुरक्षा बलों की तरफ से। अनंतनाग में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और इस मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए हैं। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। खालिद, क्या स्थिति है वहां पर? अभी 2 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, काफी घना जंगल है ये जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। गडोल का इलाका है और इसमें मैं आपको बता दूं इनिशियल फायर फाइट हुआ था, उसमें 3 जवान जो है सेना के घायल हुए थे, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। और जो खबर अब तक आ रही है कि जो 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो शहीद हुए हैं। एक आदमी जो है वो फिलहाल स्टेबल है, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। इंटरमीडिएट फायर जो है दोनों तरफ से हो रहा है। और जो सूचना है जम्मू कश्मीर पुलिस को जो मिली थी, करीबन 2 से 3 ऑपरेटर जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं और जैसे ही सर्चिंग पार्टी वहां पहुंची थी तो उन्होंने फायर कर दिया और एक्सचेंज ऑफ फायर हेवी हुआ, जिसमें 3 जवान जो है घायल हुए, जिनमें से 2 दम तोड़ बैठे वो शहीद हो गए हैं। और फिलहाल रेनफोर्समेंट बुला ली गई है और पूरे नजर आप बनाए रखिएगा खालिद, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। अनंतनाग से इस वक्त की ये बड़ी खबर। यहां पर सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान घायल हैं और अभी भी वहां पर फायरिंग चल रही है। तो ये थी खबरें 7 बजे की।